एवरीवन, वेलकम टू विक्रम हिंदी अकेडमी यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में हम लोग हिंदी ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज हम कारक के बारे में चर्चा करेंगे। हमारा टॉपिक है कारक। ये क्लासेस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को शेयर भी कर लीजिए। आइए कारक के बारे में चर्चा करेंगे। कारक की परिभाषा सुनेंगे, प्रकार सुनेंगे, प्रकारों की परिभाषाएं और उदाहरण भी सुनेंगे। कारक 8 प्रकार है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। अब हम कारक की परिभाषा सुनेंगे और एक एक प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। पहले कारक की परिभाषा सुनेंगे। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। उन शब्दों को कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। यानी संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक को विभक्ति कहते हैं, परसर्ग भी कहते हैं। कारकों का रूप प्रकट करने के लिए उनके साथ जो शब्द चिन्ह लगते हैं उन्हें विभक्ति कहते हैं और उन विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं। अक्सर ज़्यादा लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रत्यय को परसर्ग कहते हैं, जैसे उपसर्ग परसर्ग ऐसा कहते हैं। उपसर्ग प्रत्यय अलग है, परसर्ग अलग है। परसर्ग माने विभक्तियाँ, यानी कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं। इन कारक चिन्हों या विभक्तियों को परसर्ग भी कहते हैं, जैसे ने, में, को, से, के लिए, के द्वारा। अभी है वो सुनेंगे वो क्या क्या है। यहाँ पर एक तालिका है। इस तालिका से हमें पता चलता है कि कारक क्या है और उनके चिन्ह क्या क्या है। पहले कर्ता कारक आते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने। कर्म कारक का चिन्ह है को। करण कारक से, के द्वारा। यहाँ पर द्वारा भी लिख सकते हैं, के द्वारा भी लिख सकते हैं। संप्रदान कारक के चिन्ह है को, के लिए, हेतु। अपादान कारक चिन्ह है से। यहाँ पर करण में भी से आती है, अपादान में भी से आती है ना, लेकिन करण में आने वाले से बहुत अंतर रखते हैं अपादान का से। यहाँ पर अपादान का से जो है अलग होने का अर्थ में आता है। कुछ उदाहरण सुनने पर आसानी से समझ में आ जाती है। संबंध कारक का, के, की, रा, री, रे, ये सारे चिन्ह है संबंध कारक चिन्ह। अधिकरण कारक चिन्ह है में, पर। संबोधन कारक चिन्ह है हे, अरे, आई, वो, आई। ये सारे संबोधन कारक चिन्ह है। पहले कर्ता कारक के बारे में सुनेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। यानी క్రియ కి करने वाले అంటే పని చేసే వాళ్ళ గురించి చెప్తే అది కర్తకారక్. ఎవరు పని చేస్తున్నారు దానికి ఆన్సర్ ఏమొస్తుందో అది కర్తకారక్ అన్నట్టు. इसका चिन्ह है ने. कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी वाक्य में नहीं होता है, अर्थात लुप्त हो जाता है. हमेशा ने जो है कर्ता के साथ ही रहता है, सब्जेक्ट के साथ ही ने का प्रयोग किया जाता है. कुछ उदाहरणों में लुप्त भी होता है.
लुप्त होने पर भी उस वाक्य में ने शब्द जो है निहित होता है। जैसे कुछ उदाहरण सुनेंगे। रमेश ने पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर रमेश के साथ ने रखे हैं। यहाँ पर रमेश जो है कर्ता है, कर्ता के साथ ने चिन्ह रखे हैं ना। सो हमेशा कर्ता के साथ ही ने का प्रयोग किया जाता है। और ने का प्रयोग करने के लिए भी कुछ नियम है। उन नियमों के बारे में आगे सुनेंगे। और एक उदाहरण सुनेंगे। सुनील खेलता है, पक्षी उड़ता है, मोहन ने पत्र पढ़ा। यहाँ पर सुनील खेलता है, पक्षी उड़ता है में भी ने रहता है, लेकिन यहाँ पर काल के अनुसार ने का प्रयोग नहीं हुआ है। यानी ने सिर्फ भूतकाल में ही प्रयोग किया जाता है ना, लेकिन यहाँ पर वर्तमान काल है। सुनील खेलता है जो है वर्तमान काल है, इसलिए ने का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन लुप्त हो गई है, निहित रहती है। मोहन ने पत्र पढ़ा। यहाँ पर ने का प्रयोग हुआ है ना, कर्ता कारक चिन्ह है ने। कर्म कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म के साथ को विभक्ति आती है। यहाँ पर कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह है को। इसकी यही सबसे बड़ी पहचान होती है। क्या है? को प्रयोग। कभी कभी वाक्यों में को विभक्ति का लोप भी होता है। कुछ वाक्य सुनेंगे। उसने सुनील को पढ़ाया। यहाँ पर सुनील के साथ को रखे हैं। को यहाँ पर सुनील जो है कर्म है, कर्म के साथ को रखे हैं। उसने सुनील को पढ़ाया। अतनु सुनील नी चदिविंचाडु। मोहन ने चोर को पकड़ा। चोर जो है कर्म है, कर्म के साथ को रखे हैं, सो कर्म कारक चिन्ह है को। मोहन ने चोर को पकड़ा। మోహన్ దొంగవాన్ని పట్టుకున్నాడు. ని అనే అర్థంలో को అనేదాన్ని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. नेक्स्ट लड़की ने लड़के को देखा. यहाँ पर लड़की कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ. लड़के जो है कर्म है, कर्म के साथ को का प्रयोग हुआ. को जो है कर्म कारक चिन्ह है. लड़की ने लड़के को देखा. అమ్మాయి అబ్బాయిని చూసింది, అబ్బాయిని చూసింది అంటున్నాం కదా. సో ని అనే ప్లేస్లో కో అనేదాన్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. नेक्स्ट कविता पुस्तक पढ़ रही है. इस वाक्य में को लुप्त हो गई है. कविता पुस्तक पढ़ रही है. कविता जो है कर्ता है, पुस्तक कर्म है, पढ़ रही है क्रिया है. यहाँ पर पुस्तक के साथ को रखना है, लेकिन को लुप्त हो गई है. लुप्त होने पर भी अर्थ में अनर्थ नहीं हुई है. कविता पुस्तक पढ़ रही है. కవిత పుస్తకాన్ని చదువుతుంది అంటే ఇక్కడ కవిత పుస్తకం చదువుతూ ఉంది అని కూడా చెప్పొచ్చు, కవిత పుస్తకాన్ని చదువుతూ ఉంది అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో కో పెట్టినా పెట్టకపోయినా ఒకే అర్థం వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ కో అనేదాన్ని యూజ్ చేయలేదు. नेक्स्ट करण कारक. जिस साधन से अथवा जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं. इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा या के द्वारा होता है. అంటే ఇక్కడ కరణ్లో ఉన్న సేని ఏదైనా ఒక సాధనంగా యూజ్ చేస్తామన్నమాట. సహాయం చేసే ఒక సాధనం లాగా యూజ్ చేస్తాం. कुछ उदाहरण सुनने पर आसानी से समझ में आ जाती हैं. रहीम गेंद से खेलता है. రహీం బాల్తో ఆడుతున్నాడు. ఇక్కడ తో అనేది సేకి యూజ్ చేస్తున్నమాట. సో రహీం గేంద్ సే ఖేల్తా హై.
यहाँ पर गेंद जो है साधन है ना, किससे खेलता है, गेंद से खेलता है, इसलिए साधन के रूप में से का प्रयोग होता है। आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, लाठी के द्वारा भी लिख सकते हैं, लाठी द्वारा मारता है। మనిషి దొంగవాన్ని లాఠీతో కొడుతున్నాడు, లాఠీతో కొడతాడు. సో ఇక్కడ తో అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం కదా, సో ద్వారా అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है, आदमी चोर को लाठी से मारता है, ऐसा भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट संप्रदान कारक, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं. इसमें कर्म कारक को भी प्रयुक्त होता है, किंतु उसका अर्थ के लिए होता है. सुनिए, सुनील रवि के लिए गेंद लाता है. हम पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, स्कूल जाते हैं. माँ बच्चे को खिलौना देती है. यहाँ पर के लिए को दो चिन्ह प्रयोग किए गए हैं. सुनील रवि के लिए गेंद लाता है, సునీల్ రవి కోసం బాల్ తెచ్చాడు. అంటే ఇక్కడ కేలియే ప్లేస్లో కో అనేది కూడా పెట్టొచ్చు. సునీల్ రవికి గేంద్ బాల్ తెచ్చాడు అని కూడా చెప్పొచ్చు కదా. సో కేలియే भी रख सकते हैं, को भी रख सकते हैं. सो संप्रदान कारक चिन्ह क्या है, को. हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं. మనం చదువుకోవడానికి కోసం స్కూల్ వెళ్తున్నాం, దీనికి అర్థం అన్నమాట. మా బచ్చేకు ఖిలౌనా దేతి హై. అమ్మ పిల్లలకు ఆట బొమ్మలు ఇస్తుంది, అమ్మ పిల్లల కోసం ఆట బొమ్మలు ఇస్తుంది. రెండు ఒకటే కదా. సో ఇక్కడ కేలియే అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, కో అన్న యూజ్ చేయొచ్చు. ఆ రెండు సంప్రదాన कारक చిహ్నాలే. नेक्स्ट अपादान कारक. अपादान का अर्थ है अलग होना. जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं. करण कारक की भांति अपादान कारक की चिन्ह भी से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है. అపాదాన్ అంటేనే సపరేట్ అవ్వడం అన్నమాట. సో సపరేట్ అయ్యే సందర్భంలో యూజ్ చేసే కారక్ చిహ్న ఏదంటే సే అనేది. కరణ్ కారక్ చిహ్న కూడా సేనే, అపాదాన్ కారక్ చిహ్న కూడా సేనే. కానీ కరణ్ కారక్ చిహ్న ఏదైతే ఉందో అది సాధనంగా యూజ్ చేస్తాం. ఇక్కడ అపాదాన్ కారక్ చిహ్న అనేది సపరేట్ అయ్యే సందర్భంలో యూజ్ చేస్తాం. कुछ उदाहरण सुनेंगे. हिमालय से गंगा निकलती है. हिमालय से गंगा निकलती है यानी यहाँ पर सपरेट हो रही है ना, अलग हो रही है. हिमालय से गंगा निकलती है. హిమాలయాల నుండి గంగా ప్రవహిస్తుంది అంటే హిమాలయాల నుండి సపరేట్ అయినట్టే కదా గంగా. సో ఇక్కడ సే అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ వృక్ష సే పత్తా గిర్తా హై. చెట్టు నుండి ఆకు రాలుతుంది. చెట్టు నుండి ఆకు వేరవుతుంది కదా, అలా వేరయ్యే సందర్భంలో సే అనేది యూజ్ చేస్తాం. వృక్ష సే పత్తా గిర్తా హై. రాహుల్ ఛత్ సే గిర్తా హై. రాహుల్ మేడపై నుండి పడతాడు అనేది అంటే ఆ ఛత్ నుండి సపరేట్ అయిపోయినాడు కదా. సో అందుకని ఇక్కడ సే అనేది యూజ్ చేస్తాం. ఈ సే అంటే అపాదాన్ कारक चिन्ह. नेक्स्ट संबंध कारक चिन्ह. संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक चिन्ह कहते हैं. एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से करना है तो वहाँ पर संबंध कारक चिन्ह रहता है. मुख्य पहचान है का, की, के और रा, री, रे भी आते हैं. ना, नी, ने भी आते हैं. आगे सुनेंगे, कुछ उदाहरण सुनेंगे. రాహుల్ की किताब मेज पर है. రాహుల్ యొక్క పుస్తకం
టేబుల్ పైన ఉంది. అంటే ఇక్కడ కితాబ్ పుస్తకం అనేది రాహుల్కి సంబంధించినది కదా. సో రాహుల్కి అంటే రాహుల్ యొక్క పుస్తకం టేబుల్ పైన ఉంది. సునీత కా ఘర్ దూర్ హై, సునీత యొక్క ఇల్లు దూరం. అంటే ఇక్కడ యొక్క ఈ ఇల్లు అనేది సునీతకు సంబంధించింది కాబట్టి का అనేది యూజ్ చేస్తున్నాం. का की के जो है यहाँ पर जो कर्म के अनुसार लिंग के अनुसार रखना पड़ता है. घर जो है पुंलिंग है ना, इसीलिए का रखे हैं. किताब स्त्रीलिंग है ना, इसलिए की रखे हैं. संबंध कारक क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है. अब अधिकरण कारक के बारे में सुनेंगे. संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं. इसकी मुख्य पहचान है में पर होती है. यानी अधिकरण कारक चिन्ह क्या क्या है? में पर है. घर पर माँ है, इंట్లో అమ్మ ఉంది. घर पर माँ है. घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है. ये सारे क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह है. में पर आने पर वो अधिकरण कारक चिन्ह है. नेक्स्ट संबोधन कारक. नाम में ही है संबोधन करना. संबोधन करने वाले चिन्हों को संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं. संज्ञा या जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं. किसी को पुकारने के लिए या सावधान करने के बोध में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों को संबोधन कारक चिन्ह कहते हैं. इसका संबंध न क्रिया से और न किसी दूसरे शब्द से होता है. यह वाक्य से अलग होता है. इसका कोई कारक चिन्ह भी नहीं है. कुछ उदाहरण सुनने पर आसानी से समझ में आ जाती हैं. खबरदार, रीना को मत मारो. यहाँ पर खबरदार जो है अलग है, वाक्य से अलग है. सावधान करने के लिए खबरदार शब्द को प्रयोग किया गया है. खबरदार, रीना को मत मारो, वाक्य से अलग रह गई है ना खबरदार. नेक्स्ट रमा, देखो कैसा सुंदर दृश्य है. यहाँ पर रमा क्या है? संबोधन कारक चिन्ह है, पुकारने जैसा. रमा देखो कैसा सुंदर दृश्य है, ऐसा. नेक्स्ट लड़के ज़रा इधर आ. यहाँ पर भी लड़के जो है संबोधन कारक चिन्ह है. ज़रा इधर आ क्या है? वाक्य है. नेक्स्ट तो समझ में आ गई है ना कारक की परिभाषा. अब दोबारा एक बार सुनेंगे. संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसे कारक कहते हैं. बहुत इम्पोर्टेंट है. यही तालिका से कारक टॉपिक पूरा समझ में आ जाती है. बहुत इम्पोर्टेंट तालिका है. कारक है, विभक्ति चिन्ह है. विभक्ति यानी तेलुगु में प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन विभक्ति ऐसा कहते हैं ना, वो भी लिखे हैं. नेक्स्ट परसर्ग यानी कारक चिन्हों को परसर्ग कहते हैं, वो भी है. और अर्थ भी है और पहचान भी है. एक बार सुनेंगे, एक एक कारक के बारे में चर्चा करेंगे. कर्ता कारक का विभक्ति है प्रथमा विभक्ति. परसर्ग क्या है? ने. अभी तक हमें सुने हैं कर्ता कारक चिन्ह क्या है? ने. यानी यहाँ पर काम करने वाला है. ने जो है कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं? काम करने वाले के सामने. सो नेक्स्ट पहचान क्या है? कौन, किसने.
ये प्रश्न पूछने पर आंसर मिले तो वह कर्ता कारक है। समझ में आ गई है? कौन, किसने, यह प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है ना, वही कर्ता कारक है। नेक्स्ट, कर्म कारक। द्वितीय विभक्ति है, कारक चिन्ह क्या है? को। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कहते हैं। क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ती है ना। नेक्स्ट, किसे क्या प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो वह कर्म है, कर्म कारक है। नेक्स्ट, करण। करण तृतीय विभक्ति है, करण चिन्ह है से, क्रिया का साधन है। से यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं ना। क्रिया का साधन किससे, किसके द्वारा प्रश्न के लिए उत्तर मिले तो वह करण कारक चिन्ह है, वहां पर करण कारक रहती है। संप्रदान कारक। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति है, कारक चिन्ह है के लिए, जिसके लिए क्रिया की जाए इसे संप्रदान कहते हैं। किसके लिए, किसको प्रश्न पूछने पर उत्तर मिले तो वह संप्रदान कारक है। अपादान कारक विभक्ति है, पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह जो है से, कारक चिन्ह, अपादान कारक चिन्ह है से। एक वस्तु का दूसरे वस्तु से अलग होना, उसी संदर्भ में अपादान का प्रयोग किए जाते हैं। कहां से प्रश्न के लिए उत्तर मिले तो वह अपादान कारक चिन्ह है। संबंध कारक षष्ठी विभक्ति है, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने जो है परसर्ग है, यानी विभक्त जो चिन्ह है, कारक चिन्ह है। एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध स्थापित करने वाले चिन्ह है ये सारे संबंध कारक चिन्ह। किसका, तुम्हारा, अपना प्रश्न के लिए उत्तर मिले तो वह संबंध कारक है। नेक्स्ट, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक विभक्ति है सप्तमी विभक्ति, कारक चिन्ह है में पर, अर्थ जो है क्रिया का आधार, यानी किस आधार पर क्रिया चल रही है। किस में किस पर प्रश्न के लिए उत्तर क्या मिलता है वही अधिकरण कारक है। यानी किस में प्रश्न के लिए, किस पर प्रश्न के लिए जो उत्तर मिलता है ना, सो वहां पर अधिकरण कारक रहता है। नेक्स्ट, संबोधन कारक। इसकी विभक्ति है संबोधन, विभक्ति चिन्ह है हे, अरे, ओ, हे भगवान ऐसे कहते हैं ना, अरे तुम आओ ऐसा कहते हैं ना, वो सारे विभक्ति चिन्ह है संबोधन कारक के लिए। किसी को पुकारना और सावधान करने के लिए संबोधन कारक चिन्हों को प्रयोग किए जाते हैं। पहचान जो है किसको, बहुत इम्पोर्टेंट तालिका है। नेक्स्ट, कारक चिन्ह स्मरण करने के लिए इस पद की रचना की गई है। एक పద్యం है, ఒక పద్యం ఉంది। ఈ పద్యంలోనే అన్ని కారక చిహ్నాలు, కారక్ దాని పేరు, దాని చిహ్నం అన్నీ ఉన్నాయి చూడండి। कर्ता ने अरु कर्म को करण रीति से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान, का के की संबंध है, अधिकरणाधिक में मान, रे हे हो संबोधन, मित्र दरहूं यह ध्यान। सिर्फ यही एक पद में पूरे कारक चिन्ह, कारक भी है, कारक चिन्ह भी है, ध्यान दीजिए।
नेक्स्ट कर्ता कारक प्रथमा विभक्ति, तो समझ में आ गई है ना कर्ता कारक माने क्या है, उदाहरण भी सुने हैं और एक बार दोहराएंगे। कर्ता के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। इस ने चिन्ह का वर्तमान काल और भविष्य काल में प्रयोग नहीं होता है। इसका सकर्मक धातुओं के साथ भूतकाल में प्रयोग होता है। वो नियम सुनेंगे। भूतकाल में आकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भी ने परसर्ग नहीं लगता है। जैसे वह हंसा, उसने हंसा नहीं लिखते हैं, वह हंसा लिखना है। उसने हंसा लिखने पर वो गलत हो जाता है, क्योंकि हंसना जो है अकर्मक क्रिया है। हंसना आने पर भूतकाल में हंस अकर्मक क्रिया रहती है ना, वहां पर ने का प्रयोग नहीं हुआ। वर्तमान काल व भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के साथ कर्ता के साथ, खासतौर पर कर्ता के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह फल खाता है, वह फल खाएगा। वर्तमान काल और भविष्य काल में ने का प्रयोग नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में ने का प्रयोग होता है। लेकिन भूतकाल में भी अकर्मक क्रिया के साथ भी ने का प्रयोग नहीं होता है। कभी कभी कर्ता के साथ को तथा से का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे बालक को सो जाना चाहिए, सीता से पुस्तक पढ़ी गई, रोगी से चला भी नहीं जाता, उससे शब्द लिखा नहीं गया। ये सारे उदाहरण ध्यान दीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। कर्म कारक के बारे में चर्चा करेंगे। वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। वाक्य में हो रहे कार्य का फल अर्थात प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कुछ उदाहरण सुनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राम ने रावण को बाण मारा। यहाँ पर राम कर्ता के साथ ने का प्रयोग हुआ। रावण कर्म के साथ को, कर्म कारक चिन्ह क्या है, को का प्रयोग हुआ। बाण से भी आती है, यहाँ पर बाण से मारा। नेक्स्ट, मोहन ने कुत्ते को डंडा मारा। कर्ता कारक क्या है, मोहन। कर्ता क्या है, मोहन। कारक चिन्ह ने। कुत्ते जो है कर्म, कारक चिन्ह को। डंडा मारा। नेक्स्ट, अध्यापक छात्र को पीटता है। यहाँ पर कर्म कारक चिन्ह को, ने का यहाँ पर प्रयोग नहीं हुआ है। देखिए, सीता फल खाती है, सीता फल खाती है। ममता सितार बजा रही है, मेरे द्वारा यह काम हुआ। राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो। यहाँ पर कुछ वाक्यों में कर्म कारक चिन्ह को का प्रयोग लुप्त हो गई है। ममता सितार बजा रही है, ममता सितार को बजा रही है लिख सकते हैं, लेकिन लुप्त हो गई है को। मेरे द्वारा यह काम हुआ, राम को बुलाओ, बड़ों को सम्मान दो, ये सारे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कर्म कारक चिन्ह क्या है, से। सॉरी, करण कारक चिन्ह क्या है, से। जिसकी सहायता से कोई कार्य किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। इसके विभक्ति चिन्ह क्या है, से और के द्वारा भी। वह साधन जिससे क्रिया होती है वह करण कहलाता है, अर्थात जिसकी सहायता से किसी काम को अंजाम दिया जाता है वह करण कारक कहलाता है। वह कलम से लिखता है, అతను పెన్నుతో రాస్తున్నాడు। సో ఇక్కడ సే అనేది
సాధనంగా యూజ్ చేస్తాం. वह कलम से लिखता है. और एक उदाहरण, अर्जुन ने जयद्रथ को बाण से मारा. यहाँ पर 3 कारक चिन्ह है, ध्यान दीजिए. अर्जुन ने कर्ता कारक, जयद्रथ को कर्म कारक, बाण से करण कारक, 3 कारक चिन्ह है. नेक्स्ट, बालक गेंद से खेल रही है. से यहाँ पर साधन के रूप में प्रयोग कर रहे हैं. बालक गेंद से खेल रहे हैं. नेक्स्ट, संप्रदान कारक. संप्रदान का अर्थ देना होता है. जब वाक्य में किसी को कुछ दिया जाए या किसी के लिए कुछ किया जाए तो वहाँ संप्रदान कारक होता है. संप्रदान कारक के विभक्ति चिन्ह के लिए या को. कुछ उदाहरण सुनेंगे. मेरे लिए खाना लेकर आओ. यहाँ पर लिए के लिए का प्रयोग हुआ है. मैं प्लस के लिए मेरे लिए आती है ना. सो मेरे लिए क्या है, यहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह है. माँ अपने बच्चे के लिए दूध लेकर आई. के लिए आई ना. विकास ने तुषार को गाड़ी दी. को भी यहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह है. मैं हिमालय को जा रहा हूँ. यहाँ पर को क्या है, संप्रदान कारक चिन्ह है. रमेश मेरे लिए कोई उपहार लाया है. मेरे लिए के लिए आ गई ना यहाँ पर. नेक्स्ट, साहिल ब्राह्मण को दान देता है. को किसको दान देता है, ब्राह्मण को. वह मेरे लिए चाय बना रहा है. मेरे लिए भी यहाँ पर संप्रदान कारक चिन्ह है. नेक्स्ट, अपादान कारक चिन्ह. अपादान कारक चिन्ह यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होने की संभावना है. ध्यान से सुनिए. जब संज्ञा या सर्वनाम के किसी रूप से किन्हीं 2 वस्तुओं के अलग होने का बोध हो तब वहाँ अपादान कारक होता है. अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह है से. क्या है, से. करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से. लेकिन करण कारक में साधन के रूप में और अपादान कारक में अलग होने के लिए से का प्रयोग होता है. से चिन्ह करण कारक का भी होता है लेकिन वहाँ मतलब साधन के होता है. यहाँ से का मतलब किसी चीज से अलग होने दिखाने का के लिए प्रयुक्त होता है. और एक उदाहरण सुनिए. पेड़ से आम नीचे गिर गया. पेड़ से आम नीचे గిర్ गया. చెట్టు నుండి మామిడి పండు కిందకి పడింది అంటే చెట్టు నుండి వేరవుతోంది కదా. అలాంటి సందర్భంలో ఈ సే అనేది యూజ్ చేస్తాం. సో అలాంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఏం కారక చిహ్నం, ఏ కారక ఉంటుందంటే అపాదాన కారక ఉంటుంది. నెక్స్ట్, अपादान कारक की कुछ अन्य उदाहरण है. मुझे भालू से डर लगता है. यहाँ पर डर नहीं है, डर लगता है. सुरेश छत से गिर गया. सांप बिल से बाहर निकला. बिल से यानी बिल से दूर अलग हो रही है ना, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है. पृथ्वी सूर्य से बहुत दूर है. आसमान से बिजली गिरती है. आसमान से बिजली गिरती है. आसमान माने क्या है, आकाशम. बिजली माने क्या है, పిడుగు. అంటే ఆకాశం నుండి పిడుగు పడింది అన్నప్పుడు ఆకాశం నుండి దూరం అయింది కదా, అంటే సపరేట్ అయింది కదా. అలాంటి సందర్భంలో से అనేది యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, अधिकरण कारक की परिभाषा. अधिकरण कारक का अर्थ होता है आश्रय यानी आधार. संज्ञा का वह रूप जिससे क्रिया के आधार का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं.
विभक्ति चिन्ह है में, पर। भीतर, अंदर, ऊपर, बीच आदि शब्दों का प्रयोग इस कारक चिन्ह में होता है, इस कारक में होता है। कुछ उदाहरण है। जब मैं घर में गया तो कोई भी नहीं था। घर में यहाँ पर क्या है? अधिकरण कारक चिन्ह है। नेक्स्ट कुछ उदाहरण सुनेंगे। मछली पानी में रहती है। में आ गई ना, सो अधिकरण कारक चिन्ह है। महल में दीपक जल रहा है। में अधिकरण कारक चिन्ह है। मुझ में बहुत कम शक्ति है। मुझ में यहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह है। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। वह रोज सुबह गंगा किनारे जाता है। यहाँ पर अधिकरण कारक चिन्ह का लोप हो गया है, यानी किनारे पर जाता है लिख सकते हैं, किनारे में जाता है ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन अधिकरण कारक का लोप हो गई है। वह पहाड़ों के बीच में है। में है ना, अधिकरण कारक चिन्ह। मनु कमरे के अंदर है। के अंदर भी यहाँ पर अधिकरण कारक है। महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ। में है ना, सो अधिकरण कारक है। फ्रिज में आम रखा हुआ है। में यहाँ पर भी अधिकरण कारक चिन्ह है। और संबंध कारक की परिभाषा सुनेंगे। जैसा कि हमें कारक के नाम से ही पता चल रहा है कि यह किन्हीं वस्तुओं में संबंध बताता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जो हमें किन्हीं दो वस्तुओं के बीच संबंध का बोध कराता है, वह संबंध कारक कहलाता है। संबंध कारक के विभक्ति चिन्ह का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री। यहाँ पर 9 रखे हैं। नी, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये सारे संबंध कारक चिन्ह हैं। कुछ उदाहरण सुनेंगे। वह राम का बेटा है। अतनु राम యొక్క కొడుకు। సో సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది కదా ఇక్కడ క అనేది సంబంధ कारक चिन्ह। నెక్స్ట్ यह సురేష్ की बहन है। ఈమె సురేష్ యొక్క చెల్లెలు। యొక్క అనే సందర్భంలో ఈ సంబంధ కారక్ని యూజ్ చేస్తాం। కా, కే, కి అంటే లింగ్ని బట్టి కా పెట్టాలనా, కీ పెట్టాలనా, కే పెట్టాలనా అనేది डिसाइड చేసుకోవాలి। यहाँ पर फर्स्ट उदाहरण में राम का बेटा। बेटा అనేది పుంలింగ కాబట్టి కా అనేది రాసినాం। బహన్ అనేది స్త్రీలింగ కాబట్టి కి అనేది రాసినాం। बच्चे का सिर दुख रहा है। का, यह सुनील की किताब है। किताब स्त्रीलिंग है ना, इसलिए की रखे हैं। ఇది సునీల్ యొక్క పుస్తకం। यह नरेश का भाई है। ఇతను నరేష్ యొక్క తమ్ముడు లేదా అన్న। యొక్క అనే సందర్భంలో కా అని యూజ్ చేస్తున్నాం। सीतापुर मोहन का गांव है। का यहाँ पर संबंध कारक है। यह गाड़ी विकास की है। ఈ బండి వికాస్ ది, వికాస్కి సంబంధించింది అన్నట్టు। నెక్స్ట్ संबोधन कारक की परिभाषा। संबोधन, संबंध नहीं, संबोधन संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी को बुलाने, पुकारने या बोलने का बोध होता है, तो वह संबोधन कारक कहलाता है। संबोधन कारक की पहचान करने के लिए यह चिन्ह लगाया जाता है कि क्या है? अरे, हे, अजी, हे, हो, हे भगवान और नाम भी पुकारते हैं। कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है। इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। बहुत इम्पोर्टेंट बिट है। कहना और पूछना के साथ से प्रयोग होता है, इनके साथ को का प्रयोग नहीं होता है। अभी तक हमें
को लुप्त हो गई है, ऐसा सुने हैं ना। यह भी एक नियम है। कबीर ने रहीम से कहा, కబీర్ రహీంతో చెప్పాడు అనే సందర్భంలో యాక్చువల్గా కో కానీ కేలియే కానీ ఇట్లా ఏమైనా యూజ్ చేస్తాం కదా, కానీ ఇక్కడ సే యూజ్ చేసినాం. అది ఎప్పుడు అంటే కహనా కహనా ఆర్ పూछना ఏదన్నా అడిగే సందర్భంలో కానీ చెప్పే సందర్భంలో కానీ సే అనేదాన్ని యూజ్ చేయాలి, కో అనేదాన్ని యూజ్ చేయకూడదు. कबीर ने रहीम से कहा, मोहन ने कविता से पूछा. మోహన్ కవితతో అడిగాడు. అంటే తో అనే సందర్భంలో సేని యూజ్ చేసాము, కానీ ఎప్పుడు అడగడం కానీ చెప్పడం కానీ ఆ సందర్భంలో మాత్రమే సేని యూజ్ చేయాలి. रजत ने हिमांशु से पूछा. ठीक है, समझ में आ गई ना. विभक्तियों का प्रयोग दो प्रकार है. विभक्तियों का प्रयोग विश्लिष्ट प्रयोग, संश्लिष्ट प्रयोग. इम्पॉर्टेंट है, बहुत डेप्थ हो गई है यहाँ पर टॉपिक. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के प्रश्न जरूर आते हैं. विभक्तियाँ दो तरह की होती हैं, विश्लिष्ट, संश्लिष्ट. पहले विश्लिष्ट के बारे में सुनेंगे. संज्ञाओं के साथ जो विभक्तियाँ आती हैं उन्हें विश्लिष्ट विभक्ति कहते हैं. संज्ञा के साथ जो जो विभक्तियाँ रहती हैं वो सारे क्या हैं, विश्लिष्ट विभक्तियाँ हैं. कर्ता कारक चिन्ह आती है, अपादान कारक चिन्ह आती है, इस तरह. संश्लिष्ट सर्वनामों के साथ मिलकर जो विभक्तियाँ बनी होती हैं वे संश्लिष्ट विभक्ति कहलाती हैं. बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, याद रखिए. संज्ञाओं के साथ रहने वाली विभक्तियों को विश्लिष्ट विभक्तियाँ कहते हैं. सर्वनामों के साथ प्रयोग करने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट विभक्तियाँ कहते हैं. करण और अपादान कारक में अंतर सुनेंगे. करण और अपादान दोनों ही कारकों में से चिन्ह का प्रयोग होता है, से चिन्ह का प्रयोग, परंतु अर्थ के आधार पर दोनों में अंतर होता है. करण कारक में जहाँ पर से का प्रयोग साधन के लिए होता है, वहीं पर अपादान कारक में अलग होने के लिए किया जाता है. कर्ता कार्य करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करता है उसे करण कारक कहते हैं. लेकिन अपादान में अलगाव या दूर जाने का प्रभाव निहित होता है. मैं कलम से लिखता हूँ, यहाँ पर से क्या है, करण कारक है. जेब से सिक्का गिरा, यहाँ पर से क्या है, अपादान कारक है. बालक गेंद से खेल रहे हैं, यहाँ पर से क्या है, करण कारक है. सुनीता घोड़े से गिर पड़ी, यहाँ पर से क्या है, अपादान कारक. गंगा हिमालय से निकलती है, यहाँ पर कारक चिन्ह से है ना, क्या है, अपादान कारक चिन्ह है. अब कर्म और संप्रदान कारक में भी अंतर सुनेंगे. इन दोनों कारकों में भी को विभक्ति का प्रयोग होता है. कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग होता है. विकास ने सोहन को आम खिलाया, यहाँ पर क्या है, कर्म कारक है या संप्रदान कारक है. विकास ने मोहन को आम खिलाया. मोहन ने सांप को मारा. राजू ने रोगी को दवाई दी. स्वास्थ्य के लिए सूर्य को नमस्कार करो. एक बार सुनिए. कर्म कारक में क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है. संप्रदान कारक में देने के भाव में या उपकार के भाव में को का प्रयोग किया जाता है. सिर्फ और सिर्फ यही पॉइंट पर
ఆధారిత है इसका अंतर కేవలం ఈ ఒక్క పాయింట్ అర్థమైతే మనం సెంటెన్స్లో వచ్చిన కో అనేది కర్మకారక చిహ్న సంప్రదానకారక చిహ్న అనేది అర్థమైపోతుంది. కర్మకారక చిహ్న అంటే ఏమి? ఎప్పుడైతే క్రియ యొక్క ఫలము కర్మ పైన పడుతుందో అప్పుడు వచ్చిన కో అనేది కర్మకారక చిహ్న. అలా కానప్పుడు ఏదన్నా ఇచ్చే సందర్భంలో కానీ ఏదన్నా ఉపకారం చేసే సందర్భంలో కానీ కో వస్తే అది సంప్రదానకారక చిహ్నం. కో కేలియే అవి రెండు సంప్రదానకారక చిహ్నాలు కదా. ఏదన్నా ఇచ్చినప్పుడు కానీ ఏదన్నా ఉపకారం చేసే సందర్భంలో కానీ కో వస్తుంది. ఆ కో ఏది అంటే సంప్రదానకారక చిహ్నం. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. कर्मकारक चिन्ह संप्रदान कारक चिन्ह అని అడుగుతుంటారు, చాలా ఇంపార్టెంట్. सो समझ में आ गई है ना क्या है? अभी तक हमें कारक के बारे में चर्चा. चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर भी कर लीजिए. आगामी कक्षाओं में दूसरे विषय से मिलेंगे. बहुत धन्यवाद.